अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अभी मैं थोड़ी देर हुई ऑफिस से आया था, तो सोचा जरा आ, कुछ पढ़ने लगा। मैंने कहा यार देखते हैं, इसको शेयर भी करते हैं। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि हम सारा दिन बोलते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं। और जो अल्फाज होते हैं वो आपकी एक तरह से जिंदगी बनाते हैं, रोजमर्रा की। और हमारे जो स्किल्स हैं उनको वो एनहेंस करते हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि जो लफ्ज हैं वो एक एडवेंचर है, एक फन है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये लफ्ज आए कहां से हैं? और कई लफ्ज तो ऐसे हैं जो कि बड़े पुराने होते हैं, कदीम होते हैं, तारीख से चले आ रहे होते हैं। और उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग जो है ओरिजिन्स होते हैं, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो जैसे एक वर्ड है जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि चलो यार लेट्स हैव अ सैंडविच। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जो वर्ड सैंडविच है वो कहां से आया। तो हमने कभी ये नहीं देखा होगा कि इसका इन्वेंटर कौन था। तो ये कहते हैं कि एक अर्ल था इंग्लैंड में, जो कहता था मैं अपनी टेबल नहीं छोड़ के जाऊंगा। खेलता होगा ब्रिज वगैरह या कोई ऐसी गेम। तो कहता था मैं टेबल छोड़ के नहीं जाऊंगा और मुझे खाने को यहीं पे ला के दिया जाता रहे। तो वहां से जो उस अर्ल का नाम था, अर्ल ऑफ सैंडविच। तो वहां से वो जो वर्ड सैंडविच है, जो फूड वो वहीं बैठ के मंगवाता था, वहां से वो फूड मशहूर हो गया। मेरे पास इस वक्त एक ऐसे ही किताब है, इसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि एक और वर्ड है कार्डिगन। कार्डिगन, CARDIGAN। ये कहते हैं कि अर्ल ऑफ कार्डिगन ही थे जिन्होंने वूल जैकेट जो है सबसे पहले पहनी या बनवाई या सिलवाई, और उसकी वजह से वो इतना फेमस हो गए कि द वर्ड कार्डिगन केम इनटू बीइंग। तो इस वक्त जिस बुक का मैं आपके सामने तस्करा लेकर कर रहा हूं, ये है द स्टर्लिंग बुक ऑफ वर्ड ऑरिजिन्स। यानी वो वर्ड्स जो हम सारा दिन बोलते हैं, सुनते हैं, और जिनको हम इकट्ठे करके अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। वो सेंटेंसेस जिससे हमारी बात इफेक्टिवली किसी तक पहुंच सकती है, किसी तक नहीं पहुंच सकती है। और हम उस हमारी जो लाइफ है इन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिखने वालों ने ये किताब जब लिखी है तो उन्होंने इसमें यही चीज ढूंढने की कोशिश की है कि जो कौन सा वर्ड है वो कहां से आया। तो ये स्टर्लिंग बुक ऑफ वर्ड ओरिजिन्स है। ये I bought it some time back, like 15-20 years ago. So at that time the price of the book was 265 rupees, right? तो उस वक्त चूंकि ये इंडियन बुक है तो उनका रुपया जरा थोड़ा तगड़ा है, तो वो शायद ₹2.5 के हिसाब से, तो ये उस जमाने के हिसाब से 700 या 800 रुपए की किताब होगी। और अगर ये 2000 में 700 या 800 रुपए की किताब थी, तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि ये अब कितने की होगी। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1999 में आया, फिर उसके बाद रीप्रिंट हुआ 2000 में। और इसके अलावा जो मेन इसकी वो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से ये फिर आगे शुरू हो जाता है। कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, द वर्ड लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ, ये इसके अंदर कोई 1 मिलियन वर्ड्स हैं, विच मीन्स रफली 10 लाख। और ये बड़ी फैसिनेटिंग सी बात है और बहुत ही एक रिच लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है क्योंकि ये रिच इसलिए है कि ये दूसरे कल्चर्स को टॉलरेट करती है और इसके अंदर विलिंगनेस है दूसरे अल्फाज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। और इसी वजह से ये इतनी रिच है। इस चीज को एडेप्टेबिलिटी बोला जाता है। यानी कि कोई लैंग्वेज रिच उसी वक्त ही हो सकती है कि जब उसके अंदर एक पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन हो दूसरे कल्चर की, और उसके अलावा वो दूसरे अल्फाज को पिक करती हो। इसी वजह से ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इतनी रिच है कि इसने दूसरे कल्चर्स को एब्जॉर्ब किया है, दूसरे लैंग्वेजेस को एब्जॉर्ब किया है। इसी तरह ये बताते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जिस वक्त जूलियस सीजर जो है, अ ग्रेट रोमन जनरल, वन ऑफ माय फेवरेट,
शायद इसका बस्ट भी मेरे पास पड़ा हो, आई होप, बट आई थिंक दिस इज एलेक्जेंडर द ग्रेट। या जूलियस सीजर का बस्ट मेरे पास था, वो अर्थक्वेक आया था, वो उसमें गिर गया, तो थोड़ा सा वो लगा गिर गया, ये भी गिर गया था, इसको फिर मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन ये बहरहाल थोड़ा सा बच गया। दिस इज अलेक्जेंडर द ग्रेट्स बस्ट। एनीवे, तो जूलियस सीजर जो है द ग्रेट रोमन जर्नल, वो ग्रेट ब्रिटेन में 55 बीसी यानी कि क्राइस्ट से पहले जब उसने ब्रिटेन को इन्वेड किया था जूलियस सीजर ने, रोमन जर्नल ने, उस वक्त इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं करती थी, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। उस जमाने में वहां पे जो लोग रहते थे वो केल्ट्स थे, और जो लैंग्वेजेस वो बोला करते थे जो आज भी सरवाइव करती हैं वो है वेल्श, गायलिक एंड ब्रेटन। और ये लैंग्वेजेस कहाँ से आई, यानी कि वेल्श, गायलिक और ब्रेटन, इसके बारे में कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो कुछ लिखा गया होगा या कहा गया होगा वो आपके पास सेव नहीं रहा, तो वो जाया हो गया होगा, और ना ही किसी ने लिखा होगा, या अगर लिखा गया होगा तो किसी वॉर वगैरह में वो जाया हो गया होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि इन्हीं लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं, इन सबको जब वो इकट्ठा करते हैं तो जो पेरेंट लैंग्वेज जिसको बनाते हैं, यानी कि गायलिक लैंग्वेज, ब्राइटन लैंग्वेज, और उसके अलावा जो वेल्श है, इनको जब इकट्ठा करते हैं तो इनकी जो पेरेंट लैंग्वेज है वो उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। इंडो मीन्स फ्रॉम इंडिया एंड यूरोप मीन फ्रॉम यूरोपियन। तो वो कहते हैं कि स्पोकन अंटिल 3500 टू 2000 BC, यानी कि 2-2,500 साल कबले मसीह, संस्कृत जो है सबसे पुराना रिप्रेजेंटेटिव है इंडो यूरोपियन फैमिली का, और इसके अंदर अभी तक अपने जो पेरेंट लैंग्वेज हैं वो इसके वर्ड्स इसके अंदर मिलते हैं। और इसी तरह ये जो संस्कृत है ये मॉडर्न हिंदुस्तानी या इंडिक लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कैल्टिक, जर्मैनिक एंड द लैटिन, इसकी ये इंसेस्टर्स में से शुमार होती है। और ये जो पेरेंट लैंग्वेज है, इसकी पेरेंट लैंग्वेज जो है ये कहीं नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के अंदर पाई जाती थी। और जैसे ही नॉर्थ सेंट्रल यूरोप के लोग जो हैं वो थोड़ा सा ईस्टवर्ड चले, यानी मशरक की जानिब चले, तो उन्होंने फिर इंडिया और पाकिस्तान की लैंग्वेजेस को बनाया, एस्टैब्लिश किया। और जो ट्रैवलर्स जो थे वो यूरोप की तरफ चले गए, वो बन गए केल्ट्स, whom सीजर फाउंड इन ब्रिटेन, यानी कि वो केल्ट्स जिनको सीजर ने इंग्लैंड में जिनसे वास्ता पड़ा, जिनको सीजर को, केल्ट, CELTS। इसी तरह जब जर्मैनिक ट्राइब्स यानी कि जर्मनी के जो ट्राइब्स हैं वो नॉर्थ सी की तरफ गए तो वो नए वर्ड्स लेके आए। और ये भी कहा जाता है कि जो मोस्ट स्कॉलर्स जो हैं वो आज एग्री करते हैं कि जूट्स जो कि जेटलैंड से आए थे, जो कि आज का प्रेजेंट डे डेनमार्क है, और सेक्सन्स जो कि इस वक्त जर्मनी है, ये आए थे साउथ ऑफ ब्रिटेन से। और जो दूसरे लोग थे जो एंग्लो सेक्सन्स, अगर आपने सुने हो, तो जो एंग्लो की बात हो रही है वो नॉर्थ और ईस्ट में आके सेटल हुए थे। और जो उन्होंने इकट्ठे मिलके बनाया था, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ की साइड आने आने की तरफ से लोगों ने, उसको कहा जाता है एंग्लो सेक्सन सोसाइटी। उसके बाद वो जो सेक्सन्स हैं उन्होंने बड़ी पॉलिटिकल डोमिनेंस अचीव कर ली, और जो एंग्लोस थे उन्होंने ब्रिटेन का दूसरा पार्ट अचीव कर लिया, और इन्होंने उसको नाम दिया एंग्लैंड, जो बाद में इंग्लैंड बन गया। तो जो आपकी एंग्लो सेक्सन जो कॉमन लैंग्वेज है वो फिर इंग्लिश बन गई। उसके बाद जो अगला इन्फ्लुएंस इंग्लिश के ऊपर आया वो क्रिश्चियनिटी का आया। हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स जो है ग्रीक एंड लैटिन से आए, और द वाइकिंग्स फ्रॉम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आपको पता होगा, डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन। जो वाइकिंग्स हैं वो स्कैंडिनेविया से बहुत सारे नए लफ्ज लेके आए, जिसकी वजह से अंग्रेजी जुबान को और ज्यादा वैरायटी मिली। और उसके अलावा जो इसकी वोकैबुलरी में मजीद इजाफा हुआ वो 1066 यानी 1066 में हुआ,
जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया और फिर बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स यूज किए। ये इंग्लिश की बात हो रही है कि इंग्लिश की फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी। जब जूलियस सीजर आया था तो उसको यहाँ पे केल्ट्स मिले थे और उस वक्त इंग्लिश नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ 3 लैंग्वेजेस थी, वेल्श थी और ये जर्मैनिक थी जिसको गायलिक कहते हैं, और उसके अलावा ये आपकी तीसरी लैंग्वेज थी जिसके बारे में वो फरमाते हैं कि उसका नाम ब्रेटन था। और जो अभी तक जो अपने ओरिजिनल वर्ड्स को लेके जो जुबान बैठी वो संस्कृत है। जो लोग ईस्ट की तरफ आ गए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की इनकी जो पेरेंट लैंग्वेज थी वो इंडो यूरोपियन थी। जो ईस्ट की तरफ लोग चले गए और ये नॉर्थ यूरोप की बात करें, जो वहां से लोग निकले ईस्ट की तरफ गए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जुबानें बनाई, और जो लोग वेस्ट की तरफ चले गए उन्होंने केल्ट, वेल्श और इस तरह की लैंग्वेज बनाई। बाद में फिर वो बता रहे हैं कि ग्रीक और लैटिन वर्ड्स इसमें शामिल होते गए। स्कैंडिनेविया से वाइकिंग्स आए, वो बहुत सारे नए वर्ड्स लेके आए, वो भी इंग्लिश के अंदर ऐड हो गए। उसके अलावा 1066 में और ज्यादा वर्ड्स इसके अंदर ऐड होने शुरू हुए जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को फतह किया, और फिर बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स इसके अंदर ऐड हुए। इसके अलावा फिर इटालियन वर्ड हैं जैसे ओपेरा, पियानो, विला, वायलिन। स्पेनिश वर्ड्स हैं बोनेंजा, सिगार, गिटार, मॉस्किटो। पुर्तगीज वर्ड्स हैं जैसे बफलो, कास्ट, कोकोनट, वेरांडा। डच वर्ड्स हैं जैसे ब्रांडी, क्रूज, एक्साइज, स्मगल। और जैसे सिंपली टेस्टिंग वर्ड्स हैं एज विद अफ्रीकन लाइक बैंजो, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड जिब्रा। Arabic like algebra, cipher, monsoon. Chinese like ketchup, lychee, silk, tea. हिंदी में से बोंगलो, कॉट, डेकॉइट, शैम्पू। इसी तरह जापानीज में से गीशा, जूडो, कराटे, टाइकोन। पर्शियन से आसैनिक, चेस, चेकॉल, पैराडाइज। और टर्किश वर्ड में से कॉफी, ट्यूलिप, टर्बन, वैम्पायर। तो कह रहे हैं कि ये वर्ड्स जो हैं इनकी आपस में एक्सचेंज हुई। लेकिन वो ये बता रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कोई 7 लाख वर्ड्स हैं और 4 लाख टेक्निकल टर्म्स हैं। और कहते ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा जो है 60,000 से ज्यादा वर्ड्स यानी 60,000 वर्ड्स जो है इनको यूज करता हो। और इनमें से जो यूज करते हैं उनमें से शायद बाकी लोगों को भी ना पता हो कि जो वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है। जो कन्वेंशनल आपकी डिक्शनरीज हैं वो इतनी आपकी हेल्प नहीं करती। ये मेरे पास भी काफी सारी डिक्शनरीज पढ़ी हैं। अब डिक्शनरीज तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। हमारे जमाने में थोड़ा सा 90s और 2010 में डिक्शनरीज बहुत यूज होती थी। फिर उसके बाद अब इंटरनेट आ गया तो लोग जो है फटाफट गूगल की तरफ चले गए जाते हैं। तो गूगल से पहले इंग्लिश डिक्शनरीज हुआ करती थी। और इसीलिए जो ऐसे वर्ड्स थे और इन बुक्स की बड़ी वैल्यूज थी। अब तो खैर ओरिजिन की तरफ कोई नहीं जाता वर्ड्स के, लेकिन ये किताब मुझे बड़ी इंट्रीगिंग सी लग रही थी। मैंने कहा जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। तो कैसे जिस तरह किसी इंसान के पास्ट के बारे में जान के आप उस इंसान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, और इसी तरह जो किसी वर्ड की जो हिस्ट्री होती है आप उसको उसकी उसके प्रेजेंट को क्लियर करती है कि ये कौन सा वर्ड था, कहाँ से आया था, और फिर कैसी स्टोरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और फिर इसके साथ मिथोलॉजी जुड़ी होती है, फिर हिस्ट्री जुड़ी होती है, और इसके साथ बहुत सारे ग्रेट इवेंट्स जुड़े होते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी लैंग्वेज में हैं जिनके साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज जो हैं जुड़ी हुई हैं, इंग्लिश के साथ भी हैं, और जो आपकी डे टू डे स्पीच का हिस्सा बन गए। और इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज itself is highly cultivated plant which has been crossbreed with other languages। और सेंचुरीज लगी हैं किसी वर्ड को ग्राफ्ट होने में, प्रून होने में। और इस तरह ये लैंग्वेज जो है ये फैसिनेटिंग टेल सुनाती है वर्ड्स की। अब एक्चुअली मैंने तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज बताई और उसके बाद मैंने कुछ इसमें से वर्ड्स निकाले, अपनी पसंद से निकाले। अगर आप चाहें तो आप भी किसी वर्ड का मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चेक करूंगा कि इसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो आप पूछ रहे हैं और वो इसके अंदर हो। तो बहरहाल कुछ वर्ड्स मैंने चूज किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला वर्ड जो मैंने चूज किया वो है एकेडमी। एकेडमी जो है ग्रीक से आया है,
और जो एंशंट आपका एथेनियन हीरो था थीसियस, वो एक दफा हेलेन ऑफ स्पार्टा और उनके ब्रदर्स को ढूंढने के लिए निकला, और एक और एथेनियन था एकेडेमुस, और उसने वो जगह बताई कि ये कहाँ छुपे हुए हैं, और जिसकी वजह से आपकी एथेंस और स्पार्टा की वॉर लगी। और इसी स्टेट्स को, दिस स्टेट, द एकेडेमिया बिकेम अ सिंबल ऑफ पीस इन अ वॉर टॉर्न टाइम। और ये जो है वहां से निकला, और प्लेटो जो है वो एकेडेमिया के करीब ही रहता था, जहां पे उसने एक स्कूल बनाया जो बाद में एकेडमी कहलाई। और उसके बाद से जो वर्ड एकेडमी है, ये किसी भी ऐसी जगह के साथ इस्तेमाल होने लग गया जहां से आप कुछ सीखते थे। एक और वर्ड जो मैंने चूज किया है वो है एक्सेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेंट जो है एक म्यूजिकल टर्म थी, जो ग्रीक वर्स की एक पिच स्कीम को डिनोट करती थी, और ये एक लैटिन वर्ड है एक्सेंचुअस, उधर से ये आया है, फ्रॉम कैनरी, जिसका मतलब होता है टू सिंग। कैनरी एक बर्ड भी होता है। तो वो जो टर्म है वो उसको एक फ्रेंच एक्सेंट की तरफ चली गई। टू एक्सेंचुएट इज टू एम्फसाइज और हाइटन द इफेक्ट ऑफ समथिंग। तो ये चीज फिर आगे चली गई। इसी तरह जब आप एक्सेंट को एक्सेंचुएट कर देते हैं तो वो यानी एक्सेंट के साथ UATE आप लगा देते हैं, तो एक्सेंचुएट करने से वो किसी चीज के ऊपर जब आपने एम्फसाइज करना हो तो वो एक्सेंचुएट बन जाता है। ये माइथोलॉजी के जो शौकीन है उन लोगों के लिए एक मैंने वर्ड निकाला है, एक्लिस हील। ये भी एक ग्रीक मिथोलॉजी का वर्ड है, एक्लिस हील। ये वैसे स्पोर्ट्स में ज्यादा ये टर्म यूज होती है, जब आपकी एड़ी में, जब आपकी उसमें हील में पेन स्टार्ट हो जाता है तो कहते हैं एक्लिस हील। तो ये भी एक डेमी गॉड था, यानी हाफ गॉड था हाफ ह्यूमन। और इसके बाद ये इसकी माँ इसको नहलाती थी रिवर स्टिक्स में, ताकि ये जो है इमोर्टल हो जाए। ये इनके अंदर बड़ा होता था मॉर्टल इमोर्टल का। और इसके बाद एकिलिस जो है, इसको कोई नहीं हरा सका। शायद आपने वो मूवी भी देखी हो, ट्रॉय, तो ब्रैड पिट की थी। तो उसमें जो एकिलिस को कोई भी नहीं हरा सका, लेकिन फिर बैटल ऑफ ट्रॉय में यहाँ पे एक एरो जो है जो इसकी हील को एक पियर्स कर गया, तो वहां से ये जो टर्म है एकिलिस हील्स जो है ये निकली। और हाँ, ये तो इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं किसी ऐसे वर्ड का, मैं इसमें से ढूंढने की कोशिश भी करूंगा। एक और वर्ड भी बड़ा अच्छा है, ADBC। ये अक्सर हमारे यूज होता है। AD जो है इज द एब्रिविएशन फॉर द लैटिन एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इट रेफर्स, ये उन तारीखों को रेफर करता है क्रिश्चियन एरा की, जो कि फॉर एग्जांपल AD 1995। BC जो है, जैसे 1995, जब आप अब 2025 यूज करेंगे तो हम कहेंगे AD। और BC जो है वो एब्रिविएशन है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। और वो टाइम इंडिकेट करता है जब क्राइस्ट, प्री क्रिश्चियन एरा, उसको डिनोट करता है। और ये हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 200 BC। इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है एडम्स एप्पल। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि दिस थिंग इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। द लिटिल प्रोजेक्शन इन द नेक अंडर द चिन, चिन के नीचे जो ये जो प्रोजेक्शन होती है इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन मैन। इसकी जो ओरिजिन है स्टोरी का, ये बाइबल में से मिलता है। एडम द फर्स्ट मैन, जो एडम जो पहला आदमी थे, उन्होंने एक फॉरबिडन फ्रूट खाया था इन द गार्डन ऑफ ईडन, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ उनके थ्रोट में फंस गया था। तो जो बल्ज हुआ था, यानी कि जो उभार पैदा हुआ था, वो आज भी देखा जा सकता है। तो ये जो लीजेंड है वो कहते हैं कि तमाम मेल डिसेंडेंट्स में ये चीज पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। आई होप दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिब्लिकल नैरेटिव्स जो हैं वो भी फैंसीफुल बड़े इसके वो देते हैं, फैंसीफुल सोर्सेज हैं, जैसे मॉडलिन, जैज़ेबल, ओनानिज्म, सोडोमी, और न्यूमरस अदर वर्ड्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मैनिथॉल एक वर्ड है, अ स्लाइटली स्वीट अल्कोहल। और उसके अलावा माना है, कहते नहीं मनोसलवा उतरा, तो इसमें एक वर्ड माना भी है,
a vegetable exudation that in turn takes its name from the biblical manna. और फिर so on and so forth. अच्छा, इसके बाद हमारे एडवर्टाइजमेंट के जो से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड है. Few advertisers realize the correct implication of advertising for the product. Advertise word जो है ये ओरिजिनली इसका मतलब था टू पे हीड और अटेंशन, यानी किसी चीज की तरफ तवज्जो देना या अटेंशन देना. तो अर्लियर एडवर्टाइजमेंट्स जो थी वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ करती थी और ये एक प्रिंटेड नोटिस की शक्ल में हुआ करती थी जिसका मकसद होता था लोगों को किसी चीज के बारे में वार्न करना. और इसके अंदर किसी नोटोरियस क्रिमिनल्स की तस्वीरें भी होती थी और कोई रिवॉर्ड वगैरह भी दिया करता था. तो वहां से ये वर्ड जो है एडवर्टेयर, लैटिन टू पे हीड और अटेंशन, यानी कि जो लैटिन वर्ड था एडवर्टियर, वहां से ये वर्ड निकला. तो ये एडवर्टाइजर्स के लिए बड़ी मजे की एक चीज होगी कि ये जो एडवर्टाइजिंग का वर्ड है ये कहाँ से निकला हुआ है. उसके बाद एल्जेब्रा एक वर्ड मैंने चूज किया. कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है ये बिलीव करना कि ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो अपना नाम जिसने लिया है अलजबर से. ये एक प्रोसीजर होता है जो कि अरब फिजिशियंस बोन फ्रैक्चर्स को ठीक करने के लिए यूज किया करते थे. अलजबर मेंट कि किसी भी चीज को लिटरली रिड्यूस कर देना, और रिडक्शन, रेड्यूस्योर, टू ड्रॉ टुगेदर, बोन जोड़ने के लिए. कंसोलिडेशन ऑफ अ फ्रैक्चर बाय ब्रिंगिंग दिस प्लेट, और ब्रोकन पार्ट्स को वापस लेके आने के लिए जब वो थोड़ा प्रेशर करते थे तो पोजीशन में ताकि वो अपनी वापस आ जाए तो वो उसको फोर्स अलजेबर बोलते थे, जहां से ये अलजेब्रा आ गया. मैथमेटिशियंस ने इस टर्म को इसलिए यूज कर लिया कि रिडक्शन के लिए यूज हो सकता था. मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज आपको पता ही है, वो चीज को रिड्यूस करके किसी ना किसी आंसर की तरफ, शॉर्ट की तरफ ले आते हैं ताकि चीज जो है सिंपल हो जाए, समझने में आसान हो जाए. तो इन्होंने इस नई साइंस को फिर इल्मुल जबरा या इल्मुल जबरा व अल मुकाबला और रिडक्शन एंड कंपैरिजन बाय इक्वेशंस, और फिर ये चीज जो है अलजबर तक महदूद होकर रह गई जो बाद में इंग्लिश में अलजबरा बन गई. उसके अलावा और जो मैंने वर्ड्स निकाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, क्योंकि ये वर्ड्स के ओरिजिन है ना. देखें, ये आप बड़ा हैरान होंगे सुन के कि ये वर्ड्स कितने अच्छे हैं, कैसे कैसे आते चले गए हैं. अल्जाइमर्स डिजीज है, एमेच्योर, अमेज़न, एम्बुलेंस, यू नेम ऑफ अ वर्ड, और ये भरी पड़ी है किताब इन वर्ड्स के साथ और बड़ा मजा आता है जी ये पढ़ के. अच्छा जी, एक और वर्ड मैंने निकाला था अरब. द वर्ड अरब वर्ड जो है वो इसकी सेमाइटिक रूट है और इसके नोमैडिज्म से रिलेट होती है, क्योंकि जो अरब्स थे, अर्लीस्ट अरब्स, वो नोमैड्स थे, इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि वो वॉन्डर्स थे, घूमते फिरते थे और वीरानों में रहते थे सेंट्रल एंड नॉर्दर्न अरेबियन पेनिनसुला में. यानी कि वो जो खित्ता है सेंट्रल और नॉर्थ अरेबियन पेनिनसुला, जो जजीरा नुमा खित्ता है, उसके बीच में जो लोग रहते थे, तो उनको उनको उनके लिए ये रेफर होता था वर्ड. अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. एक वर्ड तो ये है कि ये एबहार हो सकता है वर्ड जिसका मतलब होता है मूव, टू पास और टू मूव. जिससे शायद एक और वर्ड इन्वेंट हुआ है जिसका नाम है हिब्रू. हिब्रू आपको पता है कि ये ज्यूज की वो है लैंग्वेज. तो अरबिक लैंग्वेज में, जो कि हिब्रू से बहुत बाद में डेवलप हुई, जो वर्ड अरब है प्लूरल में अगर यूज हो तो वो उन लोगों को कहते हैं जो कि साफ बोल सकें, दोज हु स्पीक क्लियरली, एज कंट्रास्टेड विद अजम, उन लोगों के कंपेयर जो कि इंडिस्टिंक्टली बोल सकते हैं, यानी कि जिनकी जुबान समझ नहीं आती. बेसिकली जिन्होंने ये वर्ड्स इजाद किए होंगे उन्होंने अरब्स और एजम्स को रखा होगा सामने. अरब्स वो लोग हु स्पीक क्लियरली, अजम वो लोग हु स्पीक्स इनडिस्टिंक्टली, यानी जिनकी जुबान आपको समझ ना आ सके. लाजमी सी बात है, आगे जाके पर्शियंस रहते थे, उनकी लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती होगी, उन्होंने उनको अजम बोल दिया, यानी कि वो लोग जिनकी वॉइस क्लियर नहीं, जिनकी आवाज क्लियर नहीं, जिनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो वो अजम हो गए, ये अरब हो गए. यानी कि जब आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो तो आप क्लियर हैं, आपको समझ आ रही है, और जब आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो वो अजम की तरफ चली गई, यानी कि पर्शियन बन गई.
एक और मैंने वर्ड चूज किया, ब्लू चिप स्टॉक। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे। ब्लू चिप स्टॉक जो है ये चिप्स, आपने वो गेम देखी होगी पोकर की, या ऐसी गैम्बलिंग गेम्स देखी होंगी, उसमें वो छोटी छोटी चिप्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो चिप्स होती हैं इनकी वैल्यू होती है, रेड चिप जो होती है वो चीपेस्ट होती है, उसके बाद व्हाइट टू ब्लू की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाते हैं चिप की वैल्यू जो है अप होती जाती है। तो ब्लू चिप स्टॉक जो है वो स्टॉक की स्टॉक कंसिडर होगा जिसका जो ROI है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ऊपर होगा। तो वो ब्लू चिप स्टॉक होगा जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा। उसके अलावा एक और वर्ड है अक्सर यूज करते हैं लोग, बोहेमियन। अगर आपने वो एक म्यूजिकल बैंड सुना हो क्वीन, फ्रेडी मर्क्यूरी का, उनका जो पहला गाना है उसको बो रैप बोलते हैं, बोहेमियन रैप्सोडी। तो ये वर्ड बोहेमियन जो है बहुत से लोग यूज करते हैं, आर्टिस्ट और पोइट यूज करते हैं एटसेट्रा, जो कि एक बड़े अनकन्वेंशनल नॉन कन्फर्मिंग वे में रहते हैं, यानी कि मतलब उनका अपना लाइफस्टाइल होता है और एक ऐसे तरीके में वो रहना पसंद करते हैं जो कि कन्वेंशनल नहीं है। शुरू के दिनों में बोहेमियन जो था जिप्सी को बोला करते थे, क्योंकि जिप्सीज आपको पता है ना वो कहीं घर बना के रहते हैं, ना उनका कोई लाइफस्टाइल है, दे लिव एज दे लाइक। सो दिस टर्म, दिस वर्ड जो है ये जिप्सीज के लिए यूज होता था, तो जिप्सीज से पास होता होता ये वर्ड बोहेमिया बन गया और ये ऑस्ट्रिया का एक पार्ट था वर्ल्ड वॉर 1 में, वहां से ये वर्ड जो है फिर वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच गया, तो फिर ये आम टर्मिनोलॉजी में आने लग गया बोहेमिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके अलावा ये बोर्जुआ वर्ड है, BOURGEOIS, बोर्जुआ। ये बोर्जुआ जो है ये फ्रेंच से आया है जिसका मतलब शहर होता है, और सिटी ड्वेलर्स को कहते थे, ये सिटी ड्वेलर्स यानी वो लोग जो शहर में रहते हैं, अर्बनाइट्स, राइट। और फिर वर्ड केम टू मीन अ टाउन्समैन ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का कोई आदमी जो शहर में रहता है, जिसके कुछ मटेरियल इंटरेस्ट्स हैं और जिसने कुछ रिस्पेक्टेबिलिटी है जिसके पास, और थोड़ी सी मीडियोक्रिटी की तरफ उसकी टेंडेंसी है, तो उसको यानी कि शहर में रहने वाला जिसके कुछ मटेरियल इंटरेस्ट है यानी कि नौकरी पेशा आदमी घर वर बनाता है, वो सारा आपका बोर्जुआ हुआ। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ताल्लुक हम बहुत यूज करते हैं, जैसे बॉक्स है, ब्रेल, उसके अलावा कुछ और वर्ड्स तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, बस मैंने कुछ वर्ड, एक और है इंटरनेट यूज करने वाले यूज करते होंगे, ब्राउजिंग। व्हेन यू ब्राउज, किसी अगर बुक स्टोर में आप ब्राउज कर रहे हो तो उसका मतलब होता है निबलिंग, यानी कि आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो ब्राउज कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश ब्राउजन, टू निबल एट, किसी चीज की तो ना निबल करना, निबलिंग, निबलिंग, निबलिंग। तो ये ब्राउज वर्ड फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब है ट्विग्स एंड लीव्स ऑन एनिमल वुड फीड ऑन, यानी कि वो छोटे छोटे पत्ते वगैरह जिसपे एनिमल्स जो हैं खाना पीना करते हैं, उसको हम ये बोला करते थे ब्रूजन, जहां से ये वर्ड ब्राउजर आ गया। एक बड़ा टर्म है कैसानोवा, ये मैंने यूज किया है। Don Juan Casanova is a ladies' man, popular in ladies, a great lover. The term is used in allusion to Giovanni Giacava Casanova. ये कोई इटालियन एडवेंचरर थे जनाब, उनके नाम पे ये वर्ड पड़ा हुआ है, और जो अपने एस्केपेड्स और लव अफेयर्स की वजह से बड़े मशहूर थे, और 1830 में इनकी मेमोइर्स भी शाया हुई थी। Don Juan is also used for a womanizer. I'm not going to translate it. ऑल्दो ये एक फिक्शनल सा नाम है, लेकिन डॉन जुआन जो है लेजेंडरी स्पेनिश नोबलमैन था जो अपने लव अफेयर्स की वजह से बड़ा मशहूर था, जिसको पॉपुलराइज किया टेर्सो डी मोलिना ने। ये स्पेनिश ड्रामेटिस्ट था, तो वहां से ये द सिविल डिसीवर एंड मोर इमीडिएटली बाय लॉर्ड बायरन। डॉन जुआन एक लॉर्ड बायरन एक बड़े जबरदस्त पोइट थे जनाब, उन्होंने ये एक पोइम लिखी थी डॉन जुआन, उसमें उन्होंने इसको इमोर्टलाइज कर दिया। आगे है जी कश्मीर, कैसेट, सिगरेट, सिगार। कैसेट इज लिटरेरी लिटरेरी केस। हमारे जमाने में कैसेट्स हुआ करती थी जिसपे हम म्यूजिक सुना करते थे, स्पूल होता था ब्राउन कलर का। अब तो वो चीज नहीं रही है, अब आप इंटरनेट पे सब कुछ सुन लेते हैं। पहले हमारे जमाने में स्पूल रिलेटेड केसेस हुआ करते थे, उसको कैसेट्स बोला करते थे। ये फ्रेंच से आया जिसका मतलब कैस, जिसका मतलब केस या कंपार्टमेंट, यानी केस कंपार्टमेंट में से कैसे निकला, कैसे से कैसेट निकला।
इसी तरह जो सिगरेट है इज अ लिटिल सिगार, सिगार इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द स्पेनिश सिगारो, असल वर्ड जो था स्पेनिश का सिगारो था, जहां से ये सिगार निकला और सिगरेट से सिगार से सिगरेट हो गया। और अ स्मॉल रोल ऑफ टबैको लीफ फॉर स्मोकिंग, आपको पता है ना टबैको एक लीफ होता है, उसके अंदर ये स्मोकिंग के लिए यूज होता है, तो वहां से ये वर्ड निकला। और वो फिर बाद में सिगरेट बना, सिगरेट से वो बन गया सिगार, सिगार था सिगरेट बन गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक और टर्मिनोलॉजी है जो हमारे आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने यहाँ से ब्लैक किया होता है, और एक गॉथिक टर्म यूज होती है, ये आर्किटेक्चर में भी यूज होती है ये टर्म, कि गॉथिक ये ओल्ड सारा वो था रिलेटेड। ये ट्यूटोनिक पीपल थे जी, गॉथ्स, बार्बेरियन के लिए सिनोनिम यूज होता था, लाइक वेंडलिज्म फ्रॉम द वेंडल ट्राइब, एक ट्राइब था वेंडल। और इस सेंस में वो चीज जो कि क्लासिकल के लिए यूज होती हो, द वर्ड वाज अप्लाइड एज एन एडजेक्टिव टू नॉन क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, और फिर मिडिवल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यूज होने लगा, लाइक गॉथिक व्हिच अप्लाइड टू हैड टेकन ऑन न्यू डिग्निटी। वर्ड ये पहले वैसे मिडिवल मिडिवल आप काफी पीछे चले, एक रेनेसां होता है, एक फिर उसके बाद का पीरियड होता है, रेनेसां से पहले जो था ये सारा जो पीरियड था मिडिवल पीरियड 13 12 13 सेंचुरी, उस जमाने के आर्किटेक्ट की ये बात कर रहा है। ग्रेफिटी अब मेरा ख्याल आउट ऑफ फैशन हो गया है, इसलिए ग्रेफिटी के ऊपर इतना ज्यादा वो देने की जरूरत नहीं है एम्फोसिस, ऑल्दो आई कैन टेल इट। आइसक्रीम या एक और वर्ड है जी आइकोनोक्लास्ट, जिसका मतलब है इमेज ब्रेकर। एक ग्रीक वर्ड था आइकॉन विच मींस इमेज, क्लास्ट्स इसका मतलब होता है ब्रेकर। ये जो लफ्ज है जो जो स्कॉफ करता है आपके ट्रस्ट या बिलीफ्स के ऊपर, जो ब्रेक करता है उसके लिए यूज होता है। बहुत से लोगों को मैंने नाम देखे उन्होंने अपने नाम के साथ आइकोनोक्लास्ट लिखा होता है, तो अगर वो इंटरेस्टेड है कि आइकोनोक्लास्ट कहाँ से निकला तो उसके बारे में मैंने एक बात बताई आपको। इसी तरह लिबल, लिबल आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, शायद आपने कभी देखा भी हो, क्योंकि जब आप किसी पे इल्जाम लगा के निकल जाते हैं तो फिर वो जो है ना उसको लिबल होता है। लेकिन लिबल से पहले मैंने एक और वर्ड बड़ा मजे का ढूंढ के रखा हुआ था, जैज। आपने अक्सर सुना होगा म्यूजिक, जैज म्यूजिक, जैज जैज, ये एक अफ्रीकन म्यूजिक वर्ड है, जैज JAZZ, अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब है हरी यानी कि क्विक। और अमेरिकन साउथ के जो ब्लैक्स थे, यानी कि साउथ अमेरिकन साउथ के जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स होंगे ना अमेरिकन अमेरिका के साउथ में जो ब्लैक्स थे, उनके अंदर ये चीज बड़ी कॉमन था, ये वर्ड विद द मीनिंग टू हरी थिंग्स अप, कि जल्दी करो, मतलब जैज का मतलब यही होता था जल्दी करो, टू मेक एक्साइटमेंट, मजे की बात, जल्दी करो। एंड अडॉप्टेड इन क्रियोल स्पीच टू मीन अ रुडिमेंटरी सिंकोपेटेड टाइप ऑफ म्यूजिक, बाद में ये फिर एक इस तरह का म्यूजिक बन गया जैज में। शायद आपने जैज भी सुना हो और आप ब्लूज भी सुन रहे हो, कभी आप कोशिश कीजिएगा कि आप महसूस करें कि जैज और ब्लूज में फर्क क्या होता है। ये मैं आप पे छोड़े जाता हूँ, जैज और ब्लूज में क्या फर्क होता है अगर आप जैज सुनते हैं तो। उसके बाद आप आगे चलते हैं, आगे और भी बड़े वर्ड्स है इस, मतलब ये किताब आप खोलते चले जाएं, इसमें इतने वर्ड्स आपको मिलेंगे कि आप बस पढ़ते ही चले जाएं, आपका दिल ही नहीं भरेगा कि जब आपको ये पता लगेगा ये वर्ड इधर से आया हुआ है, ये वर्ड इधर से आया है। नीग्रो, निगोशिएट, नेग्लिजे, नेमेसिस, नेपोटिज्म, ये वर्ड भी बड़ा यूज होता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है न्यूज, खबरें। तो न्यूज जो है ये ओरिजिनली स्पेल्ड न्यूज, NEWES, यानी कि पहले इसके अंदर ई था, वोवल ई था, लेकिन अब वो नहीं है, वो खाली उन्होंने NEWS हो गया। तो ये ट्रांसलेशन लगती है जी न्यूवेल्स की, जिसका मतलब है जो वो चीजें जो नई हो, यानी कि लिटरली हम तो ये कहते हैं क्या खबरें हैं भाई, तो ये फ्रेंच वर्ड था नोवेल्स, लाइक NEUVELLES, उसका मतलब ही यही था कि वो चीजें जो नई हो, तो वहां से फिर ये वर्ड जो है न्यूज निकला। सो इट्स अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली न्यूज। हम कहते हैं कि भाई क्या खबर चल रही है, और सुनाओ यार आज क्या खबरें हैं, क्या तुम कह रहे थे। फिर ओपेरा, मैग्नम ओपस, ऑपरेशन, अनियन, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, हॉर्टिकल्चर, और ये सब चीजें चल रही हैं जनाब, बड़ी बड़ी मजे की इसमें वर्ड्स हैं। मैं तो कहता हूँ आप ये किताब खरीद लें जहां से भी आपको मिले, हर घर में ये बुक होनी चाहिए। एक और वर्ड है जी फोबिया, हर बंदा कहता है मुझे फलाना फोबिया है जी, मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकता, मैं ऊंचाई में नहीं देख सकता, किसी को क्लस्ट्रोफोबिया है और किसी को हाइट का है। तो फोबिया वर्ड्स जो है ये एक
किसी सिचुएशन या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई आपका फेयर हो, जिसकी कोई रीजनिंग ना हो, तो उसको आप फोबिया बोलते हैं। तो इसकी जो ओरिजिन्स हैं ये ग्रीक मैथोलॉजीज में है। फोबोस का मतलब फियर होता था, और son of Ares, the god of war, and brother of Demo, the god of terror, was the god of fear। वहां से ये वर्ड्स निकले हुए हैं। तो यानी कि ये इसका जो ओरिजिन है फोबिया का वो ग्रीक से निकला हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें फोबिया हुआ है, वो बेसिकली पुराने ग्रीक वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा एक और वर्ड है, बड़ा यूज होता है, शायद आपने अपने आसपास देखा भी होगा। ये कहता है जी प्रोक्रास्टिनेट, PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट। बहुत अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से काम है यार कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये बेसिकली इसके लिए एक टर्म यूज होती है विच इज प्रोक्रास्टिनेट। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, कुछ लोग होते हैं कि यार कल कर लेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत सी चीजें होती हैं आप सारा दिन करते रहते हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप कहते हैं यार बस अब ये कल पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हैबिचुअली किसी चीज को कल पे टालने वाले बन जाए, तो फिर आप जो है ना कहलाएंगे प्रोक्रास्टिनेटर। यानी कि वो लोग जो हर वक्त अपनी चीजें जो है पुट ऑफ अंटिल टुमारो, यानी कि कल पे छोड़ देते हैं। प्रो फॉर क्रास मीन टुमारो, यानी कि कल पे छोड़ देना। उसके अलावा एक वर्ड है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है स्पोक्समैन होता है जी, वन हु स्पीक्स फॉर अ डिविनिटी, द इंटरप्रेटर ऑफ हिज विल। The words come from the Greek roots pro, before, and phenai, to speak. Protege, protocol, protoplasma, and pulling strings। हाँ ये भी मजे का वर्ड है, pulling strings। अच्छा, पंच लाइन। ये वो टर्म है जी, पंच लाइन वो टर्म है जो कि किसी भी जोक जोक की लाइन होती है या लास्ट लाइन होती है, स्केच की, प्ले की, सॉन्ग। यानी सॉन्ग, कोई ड्रामा या कोई जोक, उसकी जो पंच लाइन होती है ना, जो लास्ट लाइन होती है, उसको पंच लाइन कहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन कॉमेडियन ने यूज की थी जिसका नाम था जी फ्रेड एलन, बैक इन 1963। He called it the gag that got you right in the belly like a nasty punch। कहता कि एक ऐसी चीज जैसे आपके पेट में कुछ जोर का पंच मारे तो जैसे आपको फील होता है ना, हा 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 हा। तो दैट थिंग इज लाइक अ पंच लाइन। यानी कि किसी भी प्ले में, किसी भी ड्रामा में, किसी भी चीज में अगर आप कोई वर्ड इस तरह यूज करते हैं और जो लास्ट लाइन आप यूज करते हैं वो पंच कहलाती है। उसके अलावा क्वैक्स हैं, ये छोड़ें, क्वैगमायर, क्वेंट, कॉन्ड्री, there are lots of words, you know, I can't। रेगा। और आगे चलते हैं, रैट्रिक। रैट्रिक वैट्रिक छोड़ो। हाँ, संस्कृत। अ, संस्कृत जो है इसका मतलब है जी, लिटरल मीनिंग है मेड टुगेदर, इकट्ठी बनाई हुई, वेल फॉर्म्ड, अच्छी बनी हुई, परफेक्ट। संस का मतलब है कि जी टुगेदर, कृता मतलब मेड। तो ये आपकी अर्लीस्ट रिटन लैंग्वेजेस में से आती है। आई थिंक माई बैटरी इज गोइंग डाउन, और मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं किसी और वक्त भी कंटिन्यू करूंगा। एक वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा था, स्वान सॉन्ग। मैं कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहते हैं स्वान्स जो है कभी गाना नहीं गाती, बोलती बोलती नहीं है, लेकिन एंशंट लेजेंड ये बोलता है कि किसी वक्त वो बोल भी गई थी। तो कोई बंदा जिसकी लास्ट अपीयरेंस हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप प्लीज मेरे इस प्रोग्राम और इसके ऊपर जो आपके व्यूज हैं वो आप दीजिएगा, मुझे बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग व्यूज देते हैं और अपने कमेंट्स पास करते हैं। इससे ये देखें ना, किताबें और लफ्ज पढ़ने से आपको नई नई चीजों का पता लगता है, और इससे फिर बड़ा अच्छा आपको सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे आज इजाजत दीजिए, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।